आप एक ऐसी तस्वीर इस तरह का सलूक करती है। एक पूर्व मंत्री क्यों है फुटपाथ पर चूड़ी बेचने को मजबूर? गांव को लेकर आप जो भी सोचें, लेकिन एक नेता की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जो कभी उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री थे। गौर कीजिएगा, लेकिन आज वो फुटपाथ पर चूड़ी बेचने को मजबूर है। कांग्रेस से इनका ताल्लुक रहा है, लेकिन वक्त बदला तो आज उन्हें पूछने वाला तक कोई नहीं। एक साल से हम हार्ट पेशेंट हूँ, हमारे पास पैसे की दिक्कत हो रही, हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सारी अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ा गई, मानसिक तनाव टेंशन रहा, मानसिक संतुलन भी गड़बड़ हो गया। इलाज के लिए भी उच्च चिकित्सक की हमें इलाज की आवश्यकता है। एक आम इंसान की तरह अपने आप बीती सुनाते इस चूड़ी बेचने वाले शख्स को आपने सुना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चूड़ी की दुकान लगाकर बैठे इस शख्स का असली परिचय क्या है? और आखिर इस शख्स की कहानी को भारत की बात में दिखाने का हमारा मकसद क्या है? हरिद्वार में हर की पौड़ी के फुटपाथ पर चूड़ी बेच रहे इस शख्स का असली परिचय आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और शायद दुख भी होगा, क्योंकि तब ये सवाल आपके जहन में जरूर उठेगा कि ईमानदार नेताओं का क्या हमारे देश में यही अंजाम होता है? दरअसल हरिद्वार के फुटपाथ पर चूड़ी बेचते इस शख्स का नाम है रमेश निरंजन। इसे देश का दुर्भाग्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि जो निरंजन बाबू कभी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के नेता थे, उत्तराखंड सरकार में मंत्री थे, आज उनकी हालत ये हो गई कि वो फुटपाथ पर चूड़ी बेच रहे हैं। रमेश निरंजन उत्तराखंड राज्य में साल 2006 के दौरान मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। रमेश निरंजन की ईमानदारी और देश सेवा की भावना को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने उन्हें गन्ना और चीनी उद्योग के राज्य मंत्री के पद से नवाजा था। 15 अप्रैल 2006 को उत्तराखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री एन डी तिवारी जी द्वारा हमको राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया। हम पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता थे। लेकिन आज जो हालत निरंजन की है, क्या आप ये देखकर यकीन कर सकते हैं कि कभी निरंजन उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री भी रहे होंगे? आखिर सूबे के मंत्री रहे निरंजन को आज कौन सी मजबूरी है कि वो फुटपाथ पर चूड़ी बेचने लगे? जवाब में रमेश निरंजन यही कहते हैं कि ईमानदारी ही उनका सबसे बड़ा अपराध था। हालांकि वो कहते हैं कि कांग्रेस के प्रति उनकी वफादारी में कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने यदि ईमानदारी का काम किया तो अपराध किया, और आज कुछ भी कर लो, मैं कांग्रेस के प्रति जब तक जीऊंगा कांग्रेस के लिए जीऊंगा और कांग्रेस के लिए काम करूंगा। कांग्रेस सरकार ने इन्हें राज्य मंत्री तो बनाया, लेकिन अब वो बर्बादी की कगार पर हैं। हम उनके घर के बाहर खड़े हैं और अंदर जाके देखेंगे कि अब रमेश निरंजन किस हालत में है और अब उनका परिवार कैसे जीवन व्यापन कर रहा है, क्योंकि सरकार ने उन्हें लाल बत्ती तो दी, उन्हें सम्मान तो दिया, उन्हें राज्य मंत्री तो बनाया, लेकिन चंद दिनों के लिए। पूर्व राज्य मंत्री रहे निरंजन के घर की हालत यह है कि खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। एक तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, से बच्चों पढ़ाई के लिए पैसा ना जुटाने से उनके भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बावजूद इसके सरकार को उनकी हालत पर दया नहीं आती। बीमार चल रहा हूँ, जब कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो सरकार उसको आजीवन पूरी व्यवस्था करती है, पैसे की कोठी देती, बंगला देती, खाने पीने की। तो आज मैंने कौन सा अपराध किया? मैंने ईमानदारी राज्य मंत्री रहने के बाद में, और मैं आज फुटपाथ पर बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ के किसी कांग्रेस को और आज हमारी सरकार यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को भी निवेदन कर चुका हूँ, सांसद को किसी को शर्म नहीं आती है। पूर्व राज्य मंत्री रहे रमेश निरंजन हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले। पार्टी के प्रति निष्ठा और देश के लिए कर्तव्य को ही उन्होंने अपना धर्म समझा, लेकिन कुछ अपने ही लोग थे जो उन्हें सही रास्ते पर चलकर काम करते देखना नहीं चाहते थे। लिहाजा उनकी ईमानदारी और आदर्श ही उनके लिए मुश्किल बन गए और उन्हें आज फुटपाथ पर लापटका। उन्होंने अपने सिद्धांतों पे चले, उन्होंने हमेशा से देश की सेवा करना चाहा है, उन्होंने किया भी है।
बस ये है कि उनके रास्तों में बहुत सारे पत्थर डाले गए, कुछ उनके थे लोग, कुछ उनके विरोधी थे। बस मुझे इस बात का दुख है कि ईमानदारी से काम करने नहीं दिया गया उन्हें। आज भले ही पूर्व राज्य मंत्री रमेश निरंजन सत्ता की कुर्सी से फुटपाथ पर आ गए हैं, लेकिन आज भी किसी नेता में सिद्धांत, ईमानदारी और देश के प्रति कर्तव्य निष्ठा के गुण को ही वो सबसे अहम मानते हैं। कृष्णकांत, P7 न्यूज, हरिद्वार। रमेश निरंजन की मौजूदा हालत के लिए उनका परिवार उनकी ईमानदारी को जिम्मेदार मानता है, लेकिन बदहाली के बावजूद रमेश निरंजन ईमानदारी को सार्वजनिक जीवन की पहली शर्त बताते हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी घाट पर चूड़ी बेचने को मजबूर उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री रमेश निरंजन आज बेहद तंगहाली और बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। सवाल यह है कि आज ज्यादातर नेताओं की स्थिति मंत्री पद हासिल करने के बाद ही जहां बदल जाती है, वहीं रमेश निरंजन हरिद्वार के टूटे फूटे घर में रहने पर मजबूर हैं। सवाल उठता है कि क्या सिद्धांतवादी और ईमानदार होने के चलते रमेश निरंजन को ये दिन देखना पड़ा है? क्या ईमानदार होना इतना मुश्किल है? परिवार वालों के मुताबिक रमेश निरंजन ने अपना रहा सहा पैसा भी देश सेवा में खर्च कर दिया। नतीजतन आज उनकी और उनके घर की ऐसी हालत है। हमारा सारा पैसा पापा ने अपनी राजनीति में लगाया, अपने घर से वो पैसा फूक कर राजनीति में लगाया, पैसा कुछ कमाया नहीं। लोग कहते हैं कि राजनीति में लोग करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, हम भिखारी बन गए। हमारा अगर हम अपना पैसा अपने ही परिवार के लिए लगाते तो हमारे पास अपना खुद का बहुत होता। पापा ने वो नहीं किया, उन्होंने देश की सेवा के लिए अपनी जेब से पैसा लगाया। रमेश निरंजन की जिंदगी पर नजर डालें तो छात्र जीवन से ही वो कांग्रेस के प्रति समर्पित रहे और सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। स्टूडेंट लाइफ से माननीय स्वर्गीय श्री संजय गांधी जी के टाइम से उनकी युवा नेतृत्व में हमने कांग्रेस की एक छोटे से सदस्य के रूप में सेवा की। इसके बाद माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जो कांग्रेस सेवा दल में काम किया। रमेश निरंजन राजनीति के जरिए समाज की सेवा करना चाहते थे, लेकिन दूसरे नेताओं की तरह उन्हें ना तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना पसंद था, ना ही वादे करना। उन्होंने तो गरीब जनता के दुख दर्द दूर करने की ठानी थी। आज फुटपाथ पर बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ के किसी कांग्रेस को और आज हमारी सरकार यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को भी निवेदन कर चुका हूँ, सांसद को किसी को शर्म नहीं आती है। मैंने यदि ईमानदारी का काम किया तो अपराध किया। अपने काम के प्रति उनकी ईमानदारी, पार्टी के प्रति निष्ठा और देशभक्ति की भावना को देखते ही सूबे के तत्कालीन मुखिया ने उन्हें गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया था, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद उनका इस पद को हासिल करना आसान नहीं था। को गन्ना विकास सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन हम वो चीज नहीं कहना चाहते हैं। हमारे कुछ सम्मानित आदरणीय सीनियर हमारी ही पार्टी के लोगों ने उनको एक गरीब आदमी को जो हाईकमान ने दिया, यहाँ की 70% जनता अपार खुशी हुई, उनको पता नहीं। निरंजन बाबू बताते हैं कि अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को उनकी ईमानदारी से डर लगता था। वो नहीं चाहते थे कि वो राज्य मंत्री बने। एक बार हमारी फाइल को जला दिया गया, एक बार हमारी फाइल को फाड़ दिया गया। जब तीसरी बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा मानवर आपके आदेशों का उल्लंघन हो रहा और फाइलें फट रही है सचिवालय में, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस पर हम इंक्वायरी पुटअप करता हूँ, सीबीआई इंक्वायरी की जांच बैठाता हूँ। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार निरंजन बाबू को उनकी ईमानदारी का फल मिल ही गया, लेकिन राज्य की कमान संभालने के बावजूद रमेश निरंजन ने कभी सत्ता का सुख नहीं भोगा। यहाँ तक कि उनकी ईमानदारी ने उन्हें उनके बच्चों के भविष्य के साथ भी समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। उससे रिकवर कर ही रहे हैं। हमारे परिवार की स्थिति बहुत नाजुक है, बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता है। मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, पापा मेहनत करते हैं, दुकान लगाते हैं। आज घर की हालत यह है कि घर के खर्चे से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक का सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार से मिन्नतें करने के बावजूद कोई इनकी खैर खबर लेने को राजी नहीं। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। हमने सरकार को कई बार लेटर लिखे कि हमें पढ़ाई के लिए पैसा दो, बहन की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। मेरी पढ़ाई कर्जे पे चल रही है, साल की फीस जाती है, कर्जा लेना पड़ रहा है गाँव से, तो बड़े मुश्किल से चल रहा है हमारा जीवन। तो जो लोग निरंजन बाबू को जानते हैं, उनकी नजरों में आज जवाब से ज्यादा सवाल है। निरंजन खुद तो ईमानदारी से जिए ही, साथ ही बच्चों को भी ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन अब परिवार की ये हालत देखकर बच्चे यही सवाल करते हैं कि ईमानदारी का फल आखिर उन्हें मिला क्या? राज्य मंत्री बनने के बावजूद पिता फुटपाथ पर चूड़ी बेचने को मजबूर हैं।
तो बेटे को राजनीति से नफरत होना भी जाहिर सी बात है। भले ही आज लोग पूर्व राज्य मंत्री को चूड़ी बेचता देख उन्हें बेवकूफ समझते हों, भले ही उनके बच्चे उनकी ईमानदारी का अंजाम देखकर राजनीति से नफरत करने लगे हों, लेकिन निरंजन बाबू आज भी यही मानते हैं कि बिना ईमानदारी के सही राजनीति की राह चुनी नहीं जा सकती। कृष्णकांत, P7 न्यूज, हरिद्वार।